नए वक्त पर। बरोज जुमा शाम 7:30 बजे और सनीचर दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, खैर मकदम है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हर बार अपने शुमारे में आपके लिए कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारियां लेकर आएं जिससे कि आप उन जानकारियों से फैज़याब हो सके। हमें हर मौसम में अपनी स्किन का, अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर से ये बात मैं कह रही हूँ हमारी ख़वातीन के लिए। और आपकी स्किन का ख्याल हमसे बेहतर और कौन रख सकता है। इसलिए अपने आज के इस खास शुमारे में आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं डॉक्टर गीतिका छाबड़ा से, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और अपने आज के इस शुमारे में हम उनसे स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ खास जानकारियां ज़रूर हासिल करेंगे। तो फिर आइए देर किस बात की, चलते हैं डॉक्टर गीतिका छाबड़ा के पास। तो नाजरीन, मैंने अपना वादा आपसे पूरा किया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम मुलाकात करेंगे डॉक्टर गीतिका से। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, ये हैं MD and DNB डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग से। तो डॉक्टर गीतिका, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के शुमारे में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना। तो डॉक्टर गीतिका, आज जैसे कि मैंने अपने नाजरीन को ये कहा था कि हम स्किन रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपसे जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले तो आजकल के शायद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फैशन में बना हुआ है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, और जो हमारी ख़वातीन है, जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनमें ये ज़्यादा जो है वो थोड़ा फैशन में है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, कई हम क्रीम्स भी देखते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स भी आती हैं ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सबसे पहले जो हम अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं वो इससे करते हैं, क्या होते हैं ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, ये कितने सेफ़ होते हैं, कौन सी एज से कौन सी एज की जो फीमेल्स होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनको ये करवाने चाहिए? ठीक है ज्योत्सना, इसका जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एजिंग के साइंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एजिंग है क्या। एजिंग बहुत तरीक़ों से मैनिफेस्ट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स आ गए हैं, और जो हमारा फैट है, फैट पैड डिस्प्लेस हो जाते हैं, सैगिंग होने लगती है। तो वहाँ पर लोग, और इसके अलावा धूप से भी होता है डैमेज, जिसे हम कहते हैं फोटो एजिंग। ये सब जो है एजिंग है। अब इसमें क्या चीज़ें काम आती हैं वो डिपेंड करता है। अब लगाने की बहुत सारी क्रीम्स भी हैं, और सर्जिकल, इसको हम दो तरीक़ों से डिवाइड करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। जो नॉन सर्जिकल जो कि हम करते हैं, उसमें क्या है कि हमारे पास जो क्रीम्स है, अब सबसे जैसे एंटी एजिंग जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं रेटिनॉल्स। रेटिनॉल्स विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं, जो कि स्किन के अपर डेड स्किन लेयर्स को निकालता है और आगे उसको रीजनरेट करता है। दूसरी चीज़ जो है, जैसे कि विटामिन सी है और पेप्टाइड्स हैं। इनके अलावा एंटी एजिंग में और भी हैं, जैसे बकुचिनॉल है, और ये चीज़ें मेन हैं जो कि क्रीम्स में एंटी एजिंग का काम करती हैं। और जब हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इन क्रीम्स नहीं, सबसे ज़्यादा जिसका रोल है वो है सनस्क्रीन का, क्योंकि जो हमारे धूप से जो हमारी स्किन डैमेज होती है उसको प्रिवेंट करता है क्या, सनस्क्रीन। तो हमारे फोटो एजिंग का कंपोनेंट सनस्क्रीन से ठीक हो रहा है। और जो हमारी बाकी एजिंग का चीज़ है, देखो एजिंग एक वो चीज़ है जो कि हम रिवर्सिबल नहीं है, बट हम उसे हॉल्ट कर सकते हैं। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जो आजकल एंटी एजिंग है, उससे हम इन चीज़ों को एक स्लो डाउन कर रहे हैं, ना कि पूरी तरह रिवर्स कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले क्रीम्स के बारे में बताया,
सनस्क्रीन के बारे में बताया। और दूसरा चीज़, जैसे कि अब हम प्रोसीजर्स करने लगे हैं कि जब एक रिंकल्स बन जाते हैं तब क्रीम ज़्यादा काम कर नहीं पाती हैं, तब हमें बोटुलिज्म टॉक्सिन जिसे कहते हैं, बोटॉक्स जैसे होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो मसल है, हम उस टॉक्सिन को मसल की लेयर्स में डालते हैं। जैसे फोरहेड लाइंस हो गई, आइज़ के साइड में जो आपकी लाइंस होती है जिसे हम क्रोस फीट कहते हैं, और इन चीज़ों के लिए जब ये रिंकल्स पूरी तरह लाइंस बन जाती हैं तब हम क्या करते हैं, और प्रिवेंटिव भी किया जाता है, तब हम बोटुलिज्म टॉक्सिन का इंजेक्शन मसल लेवल पे डालते हैं। तो वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, एसिटाइल कोलिन को बंद करके मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, रिंकल्स नहीं आते हैं। सो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, जब वॉल्यूम लॉस जिसे हम कहते हैं कि हॉलोनेस आ गई है, जब हमारे जैसे फैट पैड्स होते हैं, चीक होता है, यहाँ से वॉल्यूम लूज़ हो जाती है, ये भी एक साइन ऑफ एजिंग है। जब हमारे फैट्स डिस्प्लेस होकर नीचे आ जाते हैं, इसे कहते हैं जाउल्स। सो ये भी एक साइन ऑफ एजिंग है। तब जब हमारा वॉल्यूम लॉस हो जाता है, हॉलोनेस आ जाती है, तो हम फिलर्स कंसिडर कर सकते हैं। तो जब मैं फिलर की बात कर रही हूँ, फिलर में भी हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हम फिलर्स यूज़ करते हैं। ये हमारा एक तरीका ये भी है। दूसरी चीज़ है, इसमें एंटी एजिंग की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो डिपेंड करता है एजिंग का साइन क्या है, उसी हिसाब से ही हमारी सारी ट्रीटमेंट्स हैं। आजकल नॉन सर्जिकल जैसे हाइफू है, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, जिसमें क्या है, अब जैसे फिलर्स है उसमें नीडल्स यूज़ होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नीडल से डरते हैं, तब हम हाइफू अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम स्किन की टाइटनिंग करते हैं, वो भी एक तरीका है। इनके अलावा जैसे मैंने बताया, ये सब नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं, और फिर हमारे पास सर्जिकल मेथड्स हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्जिकल मेथड्स पे भी जाते हैं और फैट रिपोजिशन कराकर, बट वो प्लास्टिक सर्जरी जैसे होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें तो क्या ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं क्या, या ये अफोर्डेबल होते हैं? किस तरीके का जो लोग हैं वो इसे करवा सकते हैं? देखिए, ये डेफिनेटली कॉस्टिंग वाइज ज़्यादा होते हैं, ये आपको पता है। अगर हम हाइफू की बात करें या फिर हम और प्रोसीजर्स, बोटुलिज्म टॉक्सिन की बात करें, फिलर्स की बात करें, ये सब कॉस्टली चीज़ों में तो आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इतनी कॉस्टली चीज़ें ही चाहिए एंटी एजिंग के लिए। ये एंटी एजिंग किस पर्पस, कौन से साइन ऑफ एजिंग के लिए करी जा रही है, उसकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है। जी बिल्कुल। इसमें आगे मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में। एक सर्टेन एज के बाद जब हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं, या हम कहें कि फीमेल्स में प्री मेनोपॉज जो है वो आ जाता है, तो फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी हो जाती है। तो किस तरीके के लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसेस होते हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे हमारी जो ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं उनके बारे? हाँ जी, लेज़र हेयर रिडक्शन एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें लेज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे डायोड, ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र्स भी यूज़ करते हैं। इसमें ये क्या होता है, जो हमारा हेयर है उसमें एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, जो कि क्रोमोफोर है। तो हमारी जो लेज़र है ये उसको टारगेट करती है। तो सेलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस का प्रिंसिपल यूज़ करके लेज़र जो है हेयर को आगे नहीं आने देती। और मैं एक और चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगी, ये लेज़र हेयर रिमूवल नहीं, लेज़र हेयर रिडक्शन है। इसके मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं कि ग्रोथ कम हो जाए, बिकॉज हमारे हेयर डिफरेंट साइकिल के उसमें फेजेस में होते हैं, और इसीलिए हमें मल्टी सेशंस चाहिए होते हैं कि हम रिडक्शन कर पाए। अब इसमें भी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो कोर्स हेयर होते हैं, बिकॉज मेलेनिन जो है, अब इसमें जैसे हम जो टारगेट कर रहे हैं, हमारी स्किन में भी मेलेनिन है, हमारे हेयर में भी मेलेनिन है, तो हमारी लेज़र जो है वो हेयर के मेलेनिन को टारगेट करे, हम उस तरह की लेज़र्स यूज़ करते हैं। तो जो हमारी स्किन डैमेज है, कोलैटरल डैमेज है, उसका रिस्क मिनिमाइज रहता है। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए हम अपने इस आज के शुमारे में बढ़ते हैं आगे, और कुछ और भी जो है वो इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हम डॉक्टर गीतिका से करते हैं। डॉक्टर गीतिका, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, कई जो हमारी फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको मेकअप का जो है वो बहुत शौक़ होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे सेमी परमानेंट मेकअप की, तो क्या होता है सेमी परमानेंट मेकअप, किस तरीके का प्रोसेस जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है,
कब तक ये जो है वो हमारी स्किन में रहता है कि हमें मेकअप नहीं करना पड़ता, इसको मैं चाहूँगी आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ जी, देखिए सेमी परमानेंट मेकअप की जो आप बात कर रहे हैं वो आजकल बहुत लोग करा रहे हैं। सेमी परमानेंट मेकअप में क्या क्या आता है सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइम ये रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सेमी परमानेंट मेकअप सबसे जो कॉमनली यूज़ होता है वो आई ब्राउज़ के लिए यूज़ होता है, क्योंकि आप बहुत सारी फीमेल्स देखेंगी जिनके जो है आईब्राउज़ के हेयर चले जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो वो आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं और डेली आईब्रो बनानी पड़ती है। तो इसमें अब क्या है, जो हमारा सेमी परमानेंट मेकअप है ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जिन लोगों का ऐसा कंडीशन है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो तरह की आईब्राउज़ बनाई जाती हैं। एक इसे हम कहते हैं माइक्रो ब्लेडिंग, एक होती है पाउडर्ड आईब्रोज, एक होती है माइक्रो ब्लीडिंग। हम इन दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन भी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये टैटू इंक्स हैं। ये टैटू इंक्स को ही हम यूज़ करके हमारी जो स्किन की लेयर होती है डर्मिस, उसमें डिपॉजिट कराते हैं। तो माइक्रो ब्लीडिंग क्या है, माइक्रो ब्लीडिंग एक इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और हमारे पास टैटू इंक्स होती हैं। हम उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ये टैटू इंक्स को डिपॉजिट करते हैं। जैसे हम आईब्रोज में आपने देखा होगा हेयर के स्ट्रोक्स होते हैं, उसी तरह हम माइक्रो ब्लीडिंग में भी टैटू इंक के माध्यम से स्ट्रोक्स देते हैं जिससे वो नेचुरल लगे। सो हमारा एक जो मोटिव होता है वो ये है कि नेचुरल तरीके से पेशेंट को ऐसा ना लगे कि एक टैटू बनवाया गया है, एक नेचुरल तरीके से एक हम आईब्रोज पेशेंट को दें, और ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े और जो डेली का एफर्ट है वो कम हो। तो ये तो एक चीज़ है। सेमी परमानेंट मेकअप में इसके अलावा लोग लिप टिंटिंग भी कराते हैं। लिप टिंटिंग क्या होता है, इसमें भी हम एक पेन के माध्यम से, जिसमें हम इंक यूज़ कर रहे हैं, डिपॉजिट करते हैं लिप्स के अंदर, जो कि काफ़ी टाइम तक रहता है। जैसे आपने देखा होगा ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो डेली लिप, जो इनको डेली मेकअप करना पड़ता है या फिर जिन्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जीज़ हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये यूज़फुल है। तो अगर हम बात करेंगे लिप टिंट्स की, तो जो भी अब इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, ये डेफिनेटली जो एक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करा जा सकता है। और भी बहुत सारे, जैसे फेस के लिए देखा जाए तो बीबी ग्लो जैसे एक ट्रीटमेंट है। सो ये सब सेमी परमानेंट मेकअप में ही आता है। अब इसका जो स्टे है, ऐसा नहीं है कि एक बार करा लिया तो कभी कराने का, तभी इसे सेमी परमानेंट कहा जा रहा है, परमानेंट नहीं कह रहे हैं ज्योत्सना। तो सेमी परमानेंट जब मैं कह रही हूँ तो सेमी परमानेंट का मतलब ये है कि ये अब ये 1 साल भी चल सकता है, ये 2 साल भी चल सकता है, ये 3 साल भी चल सकता है, और इसमें टचअप्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक बार टिंटिंग कर दी वो फॉर लाइफ हो जाएगी। सो डेफिनेटली कलर फेड होते हैं और उसको एक बार टचअप की ज़रूरत या 2 बार, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से रह रहा है, वो ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि गर्मी का मौसम आता है और लोग जब बाहर निकलते हैं सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है, या कहीं झाइयाँ जो है ब्लैक पैचेस जिसे हम पिगमेंटेशन भी कहते हैं, वो भी हो जाता है कई बार। और ये ज़्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है क्योंकि वो किचन में बहुत ज़्यादा देर आग के पास खड़े होकर काम जो है वो करती हैं, तो हीट जो है वो उनके फेस पे डायरेक्ट पड़ती है। तो ये झाइयाँ जो हैं, ये हाइपर पिगमेंटेशन जो है, ये क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या इसके लिए किसी तरीके के कोई मेडिकेशंस होते हैं या कोई क्रीम्स होती हैं? इसके बारे में क्या बताएंगे? जो सब बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक तो बहुत ही रॉन्ग नोशन है, बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं और वो ये कहती है हम तो बाहर जाते ही नहीं हैं, हम तो घर पे रहते हैं। फिर ये कैसे हमारे ये छाइयाँ और जिसे हम इंग्लिश में मिलाज़मा कहते हैं, ये कैसे हो रही हैं? क्योंकि ये लोगों को पता नहीं है कि इसका कोई एक कारण नहीं है। सिर्फ धूप में ना निकलने से आप अपने आप को छाइयों से नहीं बचा सकते, इसके और भी कारण हैं। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो आपने बताया कि जैसे फीमेल्स हैं जो खाना बनाती हैं, जिनकी स्टीम पड़ती है, हीट पड़ता है, हीट डैमेज होता है। और दूसरी चीज़ इनके अलावा क्या है, धूप तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है ही, बट हार्मोनल रीजंस भी होते हैं। तभी आप देखेंगे थोड़ा फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा कॉमन रहता है। तो हार्मोनल रीजंस, जिनको थायराइड की दिक्कतें हैं, ये उनमें भी हो जाता है।
है। तो इस चीज़ का पूरा इवैल्यूएशन चाहिए। सिर्फ ये मान के कहना कि हम धूप में नहीं जाते तो ये हमें कैसे हो गया, ये सबसे बड़ा मिथ है जो कि मैं आज आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहती हूँ। इसका पूरा इवैल्यूएशन होता है, इसका हम पूरा देखते हैं किस वजह से है, बिकॉज़ अगर हम वजह जान लेते हैं तो इसको ठीक करना हमारे लिए भी आसान हो जाता है। प्लस इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है सन प्रोटेक्शन। ये आपको धूप से, इवन मैं धूप भी नहीं बोलूँगी, ये घर की लाइट से, मतलब ऐसा नहीं है बाहर अगर बारिश हो रही है तो मैं बोलूँ आज मैं सनस्क्रीन नहीं लगाऊंगी, आज मिलाज़मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिलाज़मा अगर छाइयाँ हैं वो ये नहीं देखती बाहर धूप है या बारिश हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, आप घर के अंदर हैं, लाइट्स चल रही हैं, बहुत सारे ये चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मैं SPF रिगार्डिंग ज़रूर बताना चाहूँगी कि सनस्क्रीन एक प्रिवेंटिव भी चीज़ है। छाइयाँ हमारी ना हो उसके लिए सनस्क्रीन लगाई जाती है। प्लस ट्रीटमेंट के दौरान भी जो हम सनस्क्रीन बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि ये आगे बढ़े ना, क्योंकि ऐसा है अगर हम इलाज करते रहें और आप सनस्क्रीन ना लगाएं तो फिर वापस से सेम सिचुएशन आ जाती है। तो दोनों ही सिनेरियोज़ में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो तभी मैं स्ट्रेस दे रही हूँ सनस्क्रीन पे, क्योंकि ट्रीटमेंट्स भी तभी काम करती हैं जब आप इस चीज़ को एक हीट और सन प्रोटेक्शन देंगे। बिल्कुल। यहाँ पर हमने जो है वो ख़वातीन के बारे में, जो अडल्ट लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनके बारे में तो हमने बात कर ली। थोड़ा अगर हम और यंगर जनरेशन पे आएँ, अडोलेसेंट जिसे कहते हैं, तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर उनकी बात करें, एक्ने का प्रॉब्लम जो है वो उनमें शुरुआत हो जाती है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो उनके कई तरीके के जो है पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे, और वो पिंपल्स दूर होने के बाद उनके स्कार्स रह जाते हैं। तो ये एक्ने प्रॉब्लम एक अडोलेसेंट एज में ना आए, और अगर आ भी जाए तो उसके स्कार्स जो है वो ना रह पाए, क्योंकि हर किसी को अपने चेहरे से, अपनी स्किन से बहुत प्यार होता है। इसको कैसे देख सकते हैं? हाँ जी ज्योत्सना, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे टीनेज, और मैं सिर्फ टीनेज भी नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी आजकल तो एडल्ट ऑनसेट एक्ने भी बहुत आ रहे हैं। सो अगर मैं सिर्फ टीनेज एक्ने की बात करूँ तो देखो, ये टीनेज एक्ने के भी टाइप्स हैं कि किस तरह के एक्ने हो रहे हैं। एक होता है जैसे कॉमिडोनल एक्ने, एक आपने देखा होगा जैसे पस एक्ने हो जाते हैं, या एक्ने की सिस्ट बन जाती हैं। सो ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ एक्ने क्या है। जो आप एक्ने स्कार्स कह रहे हैं, अगर हम एक्ने को ट्रीट नहीं करते हैं तो स्कारिंग है क्या? जो हाइपर पिगमेंटेशन और स्कारिंग की आप बात कर रही हैं, वो एक एक्ने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब मैं बोलूँगी उनके, अगर हम एक्ने को ठीक ना करें, उसको छोड़ दें कि वो ऐसे ही रहे, या फिर आपने देखो कि बहुत सारे लोग इसको निकाल देते हैं अपने हाथ से, पॉप कर देते हैं, तो मैं ये बोलूँगी तो क्या होता है ना, सो वी आर जस्ट हम लोग इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हों। ये पिगमेंटेशन और जो ये स्कारिंग है, ये एक तरह के साइड इफ़ेक्ट्स कई बार हम अपने जो एक्ने हैं उसे पॉप करके बनाते हैं। कई बार एक्ने का अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो ये बन सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर एक्ने आ रहे हैं तो एक एक्सपर्ट केयर में उसको ठीक कराया जाए। अगर एक्ने ठीक हो जाएंगे तो एक्ने के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इसमें एक चीज़ मैं और आपसे जोड़ के ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो नुस्खे हैं उन्हें बहुत अपनाया जाता है, और जो कि एक समय तक काम भी बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे अगर आपने अपना कलर कॉम्प्लेक्शन अगर आपको अच्छा करना है तो लोग कहते थे दही और बेसन का उपटन लगा लो, आपका फेस जो है वो चमकने लगेगा। कई लोग मेथी दानों को भिगा के उनका पेस्ट बना के अपने एक्नेस पे लगा लेते थे। तो ये चीज़ें एक वक्त तक जो है वो काम करती भी थी लोगों की स्किन के ऊपर, ये हमने खुद भी किया है तो जानते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना, या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनसे ये चीज़ें जो है वो थोड़े टाइम के लिए कवर की जा सकती हैं? जैसे कई लोग एलोवेरा जेल जो है वो बहुत प्रेफर करते हैं लगाना, तो इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और इस पर कुछ बात करें। देखिए ज्योत्सना जी, घरेलू नुस्खे के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये ना आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, या फिर बहुत जैसे कहते हैं धूप पे जाते ही जलती है, या फिर बहुत ड्राई रहती है, या फिर अलग तरह की स्किन है, नॉर्मल स्किन टाइप नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप घरेलू नुस्खे लगाएं। क्योंकि अब जैसे आप कह रहे हैं एलोवेरा जेल के बारे में आपने बात करी,
बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं ड्राइनेस के लिए, जबकि एलोवेरा जेल लगाने से कई बार ड्राइनेस बढ़ती भी है। सो ये एक चीज़ है। घरेलू नुस्खे भी जो लगाए जा रहे हैं वो कौन किस स्किन टाइप पे लगाए जा रहे हैं और आपकी स्किन टाइप का ये सारी चीज़ उस पे है। तो और प्लस इनके कुछ देखो, अब यही चीज़ होती है जिसको साइड इफ़ेक्ट भी, कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने ये घर का एक चीज़ लगाया था या ये चीज़ लगाया था, ये मेरा बर्न हो गया। सो अब वो चीज़ भी मैंने देखी है और कई लोगों को कुछ नहीं होता। तो डिपेंड, तो मैं इस माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये आपके स्किन टाइप पे है कि आपको कोई चीज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही है। फिर भी मैं यही बोलूँगी कि एक्सपर्ट एडवाइस लेके ही, इवन चाहे घरेलू नुस्खे हों, आप एक बार अपना स्किन टाइप जान लें और उसके हिसाब से ही आप कुछ भी करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गीतिका, आपने इतना अच्छा वक्त जो है वो हमें दिया और इतने सवालों का जवाब दिया। हमारी जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं हमारा आज का शुमारा, मैं उम्मीद करूंगी कि उन्हें बहुत सारी जानकारियां जो है वो आज स्किन से रिलेटेड मिली होंगी। तो आपका एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना। तो नाजरीन, अभी हमने डॉक्टर गीतिका से स्किन से रिलेटेड कुछ खास बातें जानी। तो आइए अपने प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और डालते हैं नजर एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। तेरा है तो सितम ही सही, यही अब इंतहा है तो इंतहा ही सही। ए खुदा यही मर्जी क्या तेरी रजा है, गर ये तेरी रजा है तो ये सजा ही सही। गुर्बत और लाचारी में पली बढ़ी और ना जाने कितनी ठोकरें खाकर मंजिल तक पहुंची मेहरुन्निसा आज हमारे माशरे के लिए नज़ीर हैं। मेहरुन्निसा सहारनपुर की रहने वाली हैं, पर आज से 25 साल पहले अपने 3 भाइयों, 3 बहनों और वालिदैन के साथ दिल्ली आ गईं। पढ़ाई के दौरान पुलिस की नौकरी का शौक हुआ और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए पढ़ाई भी करने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपने उस ख्वाब को तो पूरा न कर सकी, हालात से मजबूर होकर नौकरी की तलाश में निकल गई और घर के अखराजात और गरीबी को देखते हुए 18 साल पहले लेडी बाउंसर की नौकरी कर ली। मजबूरी से शुरू हुआ ये सफ़र पूरे मुल्क में मेहरुन्निसा को एक अनोखी शिनाख्त दे गया और वो हिंदुस्तान की पहली लेडी बाउंसर बन गईं। आज वो अपने घर वालों के साथ इज्जत से जिंदगी गुजार रही हैं और अपनी लेडी बाउंसर की मुलाजिमत से भी खुश हैं। और अब आइए एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। वैसे तो हम अपने किचन की सफाई रोज ही करते हैं और इसी तरह गैस चूल्हे की सफाई भी मुस्तकिल करते हैं। ऊपरी सफाई तो हो जाती है, लेकिन गैस के बर्नर अमूमन गंदे ही रह जाते हैं और वक्त के साथ साथ काले भी पड़ने लगते हैं। फिर होता ये है कि बर्नर पर गंदगी इस कदर जम जाती है कि हमें दुकान पर जाकर इसे साफ कराना पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो हमारी टिप्स आजमा कर गैस के बर्नर को घर पर ही बड़ी आसानी से चमका सकते हैं। इसके लिए बर्नर को बेकिंग सोडा के घोल में 20 मिनट के लिए भिगो दें, फिर इसको अच्छी तरह से साफ कर लें और देखिए बर्नर कैसे चमकने लगेगा। साथ ही सुई को गरम करें और फिर बर्नर के छेद में इसको डालकर आप अंदर जमी गंदगी को भी साफ कर सकते हैं। तो नाजरीन, हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ हमारे आज के शुमारे में दी गई जानकारियाँ आप सभी के ज़रूर काम आएंगी और इसी के साथ आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए शुमारे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बंदिशे अल्फाज